हेलो एवरीवन। सो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये वाला। तो चलिए ज़रा मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो प्लीज़ जल्दी से आंसर करो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूँ क्या आंसर होगा। मैं तब तक टाइमर देख लेती हूँ एक बार, टाइमर कहाँ है। ठीक है, डन। ओके, आई होप इसका आंसर आ गया है आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल का। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि मैं पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगी, हर एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, जस्ट शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगी, क्योंकि अभी का जो सेशन है वो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जो सेशंस होंगे वो बाद में बनाए जाएंगे नेक्स्ट बैच के लिए। इस बैच के लिए जो सेशंस हैं वो आपके सिर्फ छोटा सा हिंट देके और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएंगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आता है, या फिर ये हमें नहीं आता है। इसके आप ऑप्शंस लिख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, तो उससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा। आप नंबरिंग भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। ओके, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली आंसर इज एनो। क्या करना है आपको देखना है टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अगर वो क्या आता है, अगर आपका टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो आपका ऑड आता है तो वो क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन 3 आइंस आर। बताएं जरा, फटाफट बताएं मुझे। तब तक हम इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन करें, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है ये 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन। ओके, बस बन गया स्ट्रक्चर। अब आप आंसर तो खुद ही निकाल सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन और आपको ऐड करना है, और जब हाइड्रोजन वगैरह आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 7 सिग्मा एंड 3 पाई है, ठीक है। नेक्स्ट, बोरॉन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू। बोरॉन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू। बताएं आंसर, फटाफट सोचें, फिर मैं बताती हूँ। So the answer is option number D, ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी और हायर दोनों सेम ही है, तो डेफिनेटली हे और बी जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे नहीं पता लगा था कि बी और सी सेम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड जो होता है उसका फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो चलो बताओ चारों में से किसके ऊपर डिपेंड करता है। आईपी के ऊपर, लैटिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑल ऑफ देव। अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन चारों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग की जो क्लास होगी, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, केमिकल बॉन्डिंग की 2nd नंबर की जो क्लास है उसमें मैंने प्रॉपर लैटिस एनर्जी के बारे में बताया और एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। mg+12O2 करके आपको पूरा mgO का चीज़ें समझाई हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसोस्ट्रक्चरल। दो आपको बताने में से कौन सा है जो कि आइसोस्ट्रक्चरल है, ठीक है। आप एक बार चेक करेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनानी होगी। इसमें थोड़ा सा टाइम हम लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम आपको एक्स्ट्रा लगने भी वाला है ना। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको दे देती हूँ। करें आंसर। वाह, हो गया आंसर। चलिए, टाइम तो काफ़ी दे दिया मैंने, ठीक है। अगर इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा लीनियर है, ठीक है। चेक करोगे तो पता लगेगा लीनियर है, XeF2 और IF2। चलिए, मैक्सिमम एटम्स कैन लाई इन द सेम प्लेन। आपसे सेम प्लेन का पूछा हुआ है, जैसे मैक्सिमम एटम्स एक प्लेन में लाई कर सकें, बताएं। सेम प्लेन का मतलब है कि आपको एक ही प्लेन देखना है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो sp3d एक मिनट, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हैं ना, वो कभी भी सेम प्लेन में लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी होती ही कौन सी ज्योमेट्री है, सॉरी
ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो डेफिनेटली ये कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि बायपिरामिडल जो होते हैं वो अलग ही डायरेक्शन में जाते हैं। सेम प्लेन का पूछा है तो सेम प्लेन या तो आप कर सकते हो सेम प्लेन sp2 बोल सकते हो आप। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे XZ/F4 तो ये ऑक्टाहेड्रल शो करता है, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 6 SY प्लेन XY प्लेन में या XZ प्लेन में, किसी भी प्लेन में मान लो, लेकिन जस्ट एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर के अलावा ऊपर सिर्फ लोन पेयर है। अगर आप XZ/F4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बनेगा, देखो ये रहा आपका F, ये रहा F, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर। बाद में ये जो ऊपर जो आपका अलग से जो जाता है, जो प्लेन चेंज होता है, वो दोनों लोन पेयर में होता है। एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, और बाकी के 4 फ्लोरीन एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक स्क्वायर प्लेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम फॉर, बताएंगे बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसकी है, बताएं फटाफट, इजी है। ठीक है, HI की होगी, डेफिनेटली HI की होगी, कोई इसमें इशू है ही नहीं। HI की क्यों होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आयोडीन, क्योंकि हाइड्रोजन सभी जगह कॉमन है, और अगर हाइड्रोजन सभी जगह कॉमन है तो हाइड्रोजन की एक इक्वल, मतलब एक नॉर्मल ये वाली शेप हो जाएगी। ठीक है, मान लिया। उसके बाद फ्लोरीन, आप फ्लोरीन देखोगे तो उसका साइज़ ये होगा, आप क्लोरीन देखोगे तो ये होगा, आप ब्रोमीन देखोगे तो ये होगा, और आप आयोडीन देखोगे तो ये वाला साइज़ होगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ सभी जगह सेम है, अगर आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करोगे तो आपको ये वाली अपने आप ही दिख रही है कि HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट, polarization is the distortion of the shape of an anion by the cation. Which of the following statement is correct? बताएं, polarization के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, बताइए, क्योंकि स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कैसे हुआ, देखिए पोलराइजेशन जो है वो डिस्टॉर्शन है शेप का, किसका, कैटायन के शेप का डिस्टॉर्शन होता है। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज डन बाय अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज। अगर किसी कैटायन पर चार्ज ज़्यादा है तो आपको पता होगा उसके सामने जब एनायन आएगा तो वो उसको और ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब उसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का काम करेगा। जैसे अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में भी कुछ तो पॉजिटिव होता है, कुछ तो प्रोटॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज के वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनको आगे ला देगा। तो अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो यही पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल atom has a pair of electrons. Answer is unequally shared. टू आइडेंटिकल हैं, एक मिनट, सॉरी नॉट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बन और कार्बन की बात करोगे, दोनों नॉन मेटल हैं, और अगर इनके बीच में शेयरिंग हो रही है तो वो इक्वली शेयर होगा। ठीक है, हाइपरवैलेंट जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, उसे कहते हैं हाइपरवैलेंट। तो बताएं ज़रा हाइपरवैलेंट के लिए क्या आंसर होगा, फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं आपको टोटल, ठीक है। सेंट्रल मेटल के अलोंग आपको इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, उससे आपको पता लगेगा कितने कौन कौन से होंगे। ठीक है, आंसर करो फटाफट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ClO4 डायरेक्ट पता है। BF3 तो आपका हाइपोवेलेंट है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल मेटल के अलावा। और आप इसकी अगर बात करते हो SO4-2 की, तो ये भी हाइपर है, इसके बारे में बात करोगे, ठीक है। तो इस सेंट्रल मेटल के अलावा अगर आप बात करोगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओवरऑल है। चलिए
पी पाई और डी पाई बॉन्ड का इक्वल नंबर। इसको मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट लगेगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कम ही दिए जाते हैं और जब दिए जाएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लेनर स्पीशीज़। प्लेनर कौन सी है बताएं जल्दी से। प्लेनर के लिए आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ही आप आंसर कर सकते हो, है ना। हो गया है क्या आंसर बताएं फटाफट। मैंने कौन सा लेक्चर लिया था अभी? 1 मिनट। लेक्चर रैंक बूस्टर सेशन पार्ट 1। अच्छा, तो इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है? चलो पहले इसका आंसर करते हैं फिर देखती हूँ क्या हो रहा है। आंसर इज XeFO, ठीक है। प्लेनर होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। पैरामैग्नेटिक बताओगे आंसर फटाफट। वो आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने एक सेशन लिया था अभी कल परसों में, बट वो मुझे यूट्यूब पर विजिबल नहीं हुआ तो बस वो देख रही थी अभी, सॉरी। पैरामैग्नेटिक का बात किया जाएगा वही सेम। इसके लिए तो आपको ट्रिक भी बताई होगी कि 14 पर पैरा होता है कि डाया होता है, ठीक है। चलिए बॉन्ड एंगल बताएंगे PH3 का क्या होता है। NH3 का ही रहा, ठीक है। पता कर सकते हो, आंसर में कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। आंसर देखोगे तो मच लेस देन NH3 से कम होता है। रीज़न क्या होता है, नाइट्रोजन की EN ज़्यादा है, फॉस्फोरस की EN कम है। सेंट्रल एटम की EN क्या है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, उसी से आंसर आया है। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर बताना है O2+ का कितना होता है। ये तो आपने रट रखा होगा तो इसमें मैं टाइम देखिए वेस्ट नहीं करूँगी आपका टाइम। आंसर इज़ 2.5, ठीक है, क्योंकि आपने रटा हुआ होगा, डेफिनेटली रटा हुआ होगा। नेक्स्ट, in which of the following reaction hydrogen is acting as a oxidizing agent, बताएं, with lithium to give lithium hydride, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, मैं इनऑर्गेनिक करा रही हूँ, बीच में एक क्वेश्चन आ गया तो कराना पड़ा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों? अगर आप लिथियम की मतलब लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, अगर आप देखेंगे, वेट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप H2 लेते हो, ठीक है, और लिथियम लेते हो, इसलिए रिएक्शन है जस्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, बताएं। GI शो करना है, GI मतलब सिस ट्रांस देखना है, ठीक है। हिंट दे दी गई है, अब आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये नज़र आ रहा है ट्रांस सिस। आंसर तो ये हो गया। इसके अंदर आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये भी तो है, सिस और ट्रांस के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन GI जब आप करते हो तो GI के अंदर एक सबसे पहले आपका पार्ट आता है कि GI तभी शो करेगा जब उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है,
तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, ये तो रोटेट हो सकता है, रोटेट होके एज इट इज़ ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकती है, तो यहाँ पर कोई जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सिस ट्रांस जैसा नहीं बन रहा है, और ये ऑप्टिकल शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी बात करते तो सेम वही प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, इन बेंजीन CC बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑल कार्बन्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, रीज़न इजी था, बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस होता है, पता होगा कैकुले स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर, बीच में हाइब्रिड बनता है ऐसे, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो ग्रुप ऑपरेट्स ऑन दिस कार्बन आयन। अच्छा, ये जो कार्बन आयन ग्रुप पर, इस पर NO2 का इफेक्ट पूछ रहा है, और आपको बहुत इजीली पता है मैम, जनरली NO2 माइनस M शो करता है, लेकिन माइनस आई तो करते ही हैं, जो माइनस M शो करते हैं वो माइनस आई तो शो करते ही हैं। माइनस M शो करने वाले ग्रुप माइनस आई शो करें, ये ठीक है, लेकिन माइनस आई शो करने के वाले ग्रुप माइनस M शो करें, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, इंडक्टिव भी ये करता है और मीजोमेरिक भी करता है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, बताएं। रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन देखना है तो आपको नज़र आ रहा होगा, उसके बाद सिस ट्रांस देखना है तो बताएं फिर, इसमें क्या कोई सिस ट्रांस नज़र आ रहा है क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा ये 6 से कम नंबर तक अगर होता तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल था। इसमें वो 2 स्ट्रक्चर बनाता है, बोट फॉर्म वगैरह इसकी स्ट्रक्चर्स बनती है, तो वहाँ पर ये जीआई शो कर देता है बीच में, ठीक है। तो इसलिए नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली इस तरह से है, NH लोन पेयर डबल बॉन्ड NH लोन पेयर। अगर आप देखोगे तो लोन पेयर एंटी डायरेक्शन में ट्रांस हो गया, और हाइड्रोजन एंटी डायरेक्शन में, तो वो ट्रांस हो गया। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में आ जाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ऊपर आ जाता है, तो वो सिस हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। देखिए अभी आज के लिए आप इसी तरीके से करोगे, बाद में आने वाले टाइम में जब मैं ये वाला सेशन दोबारा लूँगी तो आपको पूरा प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर बना के करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें 3D बताना भी आता है कि इसमें 3D स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो मैं 3D करा के बताऊँगी आपको प्रॉपर, अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करनी होगी, और क्योंकि आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ आती है, ठीक है। जीआई ये शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में अल्काइल्स ग्रुप का आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करना है, मतलब आपको बेसिकली प्लस आई का बिहेवियर शो करना है। तो बताओ प्लस आई कहाँ कैसे शो करेगा। वैसे तो बहुत ईजी है और आपने कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया तो बताएं फिर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, पता है ना, जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए 3 कार्बन में ज़्यादा इंडक्टिव, देन 2, देन 1 और देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो शो ही नहीं करता, लेकिन ऑप्शन में है तो हमने हाइड्रोजन भी शो कर दिया। विच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट, कौन कौन सा ऐसा जिसमें प्लस आई शो करता है। अब देखो इसमें इसका आंसर मैं बता देती हूँ और एक ट्रिक भी बता देती हूँ। हमेशा याद रखना कार्बन वाले ग्रुप तो इंडक्टिव शो ही करेगा, बट आप बोलोगे मैम इस पर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो नहीं करना चाहिए, बट करेगा, ठीक है, करेगा। उसका रीज़न क्या है बेटा, ये जब आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज आए ना तो उससे आप मान लो लॉटरी लग गई है। अगर केवल ऑक्सीजन होता तो डेफिनेटली ये इसकी EN ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन की लग गई है लॉटरी, तो अगर उससे कोई 10-20 इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है प्लस आई के थ्रू तो वो दे देगा, क्योंकि लॉटरी लगी है भैया करोड़ों की, तो फिर वो इजीली दे देगा। सेम इसके पास भी ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसकी ऑलरेडी लॉटरी लगी हुई है और ये इजीली दे देगा। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो प्लस आई शो। अब मान लो नाइट्रोजन हो जाता है यहाँ पर, मे बी यहाँ पे NH होता वो भी करता, यहाँ पर NH होता वो भी करता, डेफिनेटली करता, कुछ था ही नहीं उसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एल्कोहल बिकॉज ऑफ, ये पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है, करो। हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एल्कोहल बिकॉज ऑफ
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता है। 2 क्वेश्चन और हैं, उम्मीद है आप इजीली कर लोगे उनको, ठीक है। फिर जो इसको मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट का जो है उसे हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ विच एटम इज टेकन एज 0 टू कंपेयर। अरे यार इजी, हाइड्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन का जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वो 0 लिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में था तो हमने ले लिया उसको, बाकी होता तो 0 ही है इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का, है ना। यस, दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, सो आई होप कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। जिनका भी अब एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारा बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आपने अपने आप को और बेटर करने की कोशिश की एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए, जितना आप लोग सोच के आए हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा जाए और आपका नीट में सिलेक्शन हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिले, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।